नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समानता के अधिकार पर बात किया था। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से शुरू होता है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताओं की बात की गई है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अन्य कौन कौन सी स्वतंत्रताएं किस भारत में नागरिकों या भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती है। तो देखते हैं अनुच्छेद 19 के 1 का नंबर। इसमें क्या है? इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की और अभिव्यक्ति की। ठीक है, क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के का में। अब जो हम स्वतंत्रताएं पढ़ रहे हैं ये सभी 19 का 1 में चलेंगी। किसमें? 19 के 1 में। का खा गा करते हुए उन आर्टिकल 19 के 1 में पार्ट वाइज चलेंगी। ठीक है, तो का में कौन सी है? बोलने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, अगला 19 के 1 का खा। इसमें क्या है? 19 के 1 के खा में शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की बात की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के 1 का खा क्या है? अनुच्छेद 19 के 1 का खा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है 1 के खा में। 1 का गा क्या है साथियों? अनुच्छेद 19 के 1 का गा। ये इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संगम या संघ बनाने की एवं समिति बनाने की, सहकारी समिति। ठीक है, समिति बनाने की स्वतंत्रता है। और दोस्तों ये जो समिति बनाने की स्वतंत्रता है इसको शामिल किया गया था 97 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, जो समिति बनाने की स्वतंत्रता है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। पहले इसमें केवल संघ बनाने की स्वतंत्रता को रखा गया था। तो अनुच्छेद, अब आगे नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 1 का घा। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है पूरे देश में, भारत के पूरे राज्य में जितना भारत की सीमाएं हैं वहां तक किसी भी व्यक्ति को आने जाने की, मतलब अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। किस चीज की? अबाध संचरण, अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो ये किसमें है? 1 के घा में। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? 1 का अंगा। 19 के 1 का अंगा। इसमें क्या हो गया? आने जाने की, कहीं भी आने जाने की। ठीक है, इसमें क्या है? अंगा में क्या है? बस जाने की, बसने या निवास की। ठीक है, इसमें क्या है? 1 के अंगा में क्या है? निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारत के संपूर्ण राज्य में किसी भी व्यक्ति को कहीं भी वो बस सकता है, कहीं भी निवास स्थान अपना बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो 1 का 19 के 1 का जो चा है, ये ध्यान रखना है 19 के 1 के चा में संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता थी, मतलब संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी।
संपत्ति धारण करने की स्वतंत्रता थी और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किसमें शामिल कर दिया गया था? इसको अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया था और यह एक विधिक अधिकार हो गया। इसका मतलब यह इस समय मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्या बचा? पहले का छा बचा। तो 19 के 1 का छा ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को देश में आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो आजीविका प्रदान करने की स्वतंत्रता कौन सा प्रदान करता है? 19 के 1 का 6 नंबर। ठीक है, तो 19 का जो हमारा आर्टिकल 19 है वह रोक दीजिए। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं हैं, जिनमें से का में बोलने की स्वतंत्रता है, खा में हथियार रहित सम्मेलन की। एक एक शब्द हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें बोलने की, वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन करने की, फिर समिति या संघ बनाने की, फिर घा में क्या है? आने जाने की, फिर अंगा में बस जाने की, और चा तो समाप्त हो गया है जो कि एक संपत्ति का अधिकार था, उसको विधि का अधिकार, मूल अधिकार से हटा के विधि का अधिकार बना दिया गया है। और छा में क्या है? आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ये हम लोगों ने अभी जितना पूरा पढ़ा, ये अनुच्छेद 19 का एक पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 19 के 2 में क्या कहा गया है, 3 में क्या कहा गया है। इस तरह से 19 के अभी कई पार्ट बचे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें जो निर्बंधन लगाए गए हैं वो कैसे हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 के का में जो निर्बंधन लगाए गए हैं, मतलब ये पूरी तरह से बंधन रहित स्वतंत्रता नहीं है, इसमें युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है। तो ये जो अनुच्छेद 1 का है, इसमें जो रोक लगाई गई है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 के 2 में। ठीक है, हम लोगों को ये आर्टिकल याद करना जरूरी नहीं कि 19 का 1 क्या है, 19 का 2 क्या है, बट इनके अंदर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 19 के का में, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसमें जो निर्बंधन लगाए गए हैं उसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 19 के 2 में दिया गया है। और उसमें क्या कहा गया है, कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व जोड़े गए हैं जिसके आधार पर जो रोक लगाई जा सकती है। देखिए, सदाचार, लोक व्यवस्था। ठीक है, कौन सा? सदाचार, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता। ठीक है, सदाचार, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और न्यायालय का मानहानि, और कुछ आधार और हैं, एंड मोर। ये महत्वपूर्ण जो आधार हैं, इन आधारों पे किसी भी व्यक्ति पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। 4 प्रमुख आधार ये हो गए। ठीक है, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 19 के 1 के का में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उस पे रोक लगाने के प्रमुख तत्वों का प्रबंध किया गया है। देखते हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन, मतलब ये जो सम्मेलन करना है, जो सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसमें जो रोक लगाने के प्रावधान हैं वह 19 के 3 में है। और इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्मेलन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? कौन कौन से? इसमें 2 प्रावधान हैं, एक है लोक व्यवस्था, एक है लोक व्यवस्था और दूसरा है अखंडता, मतलब भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। ठीक है, इन 2 आधारों पर सम्मेलन में भी रोक लगाया जा सकता है या राज्य रोक लगा सकता है। नेक्स्ट है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता पर जो निर्बंधन है वह अनुच्छेद 19 के 4 में दर्शाए गए हैं। और इसमें जो रोक लगाने के जो आधार बताए गए हैं वह है सदाचार, लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक व्यवस्था और संप्रभुता। ठीक है दोस्तों,
तो क्या हो गया, जो सम्मेलन में जो रोक लगाने के प्रावधान है वह है लोक व्यवस्था। अगर लोक व्यवस्था बाधित हो रही है तो सरकार हमारे किसी भी शांतिपूर्ण सम्मेलन या उग्र सम्मेलन पर रोक लगा सकती है। भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर अगर आंच आ रही है तब भी सम्मेलन पर रोक लगा सकती है। इसी प्रकार जो समिति और संघ बनाने की स्वतंत्रता है उसको सदाचार, लोक व्यवस्था और संप्रभुता के आधार पर उसको मनाही कर सकती है कि कोई भी संघ का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा दो जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, घा और अंगा, मतलब आने जाने की और बस जाने की जो स्वतंत्रता है, इसके एक ही आधार दोनों के बनाए गए हैं। और उस दोनों आधार कौन कौन से हैं? एक तो है जन व्यवस्था या जनहित, लोगों का अगर वहां पे किसी भी प्रकार से अहित हो रहा है तो उस आधार पर, और दूसरा है एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति पर अगर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है उनके रहन सहन, उनके वातावरण में, तो भी युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब हम लोगों ने ये ऊपर से चारों जो देखें प्रतिबंध, इनमें सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है अनुच्छेद 19 का 5, जो जनहित और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए रोक लगाता है और आने जाने में मतलब अबाध संचरण में और निवास स्थान में रोक लगाता है। तो इस प्रकार से हमें केवल ये वाला अगर हम दिमाग में पॉइंट रखें कि अनुसूचित जनजाति के अगर ऊपर कोई हस्तक्षेप होता है तो हमारे कौन से अधिकार बाधित किए जा सकते हैं, तो कौन से? अबाध संचरण मतलब कहीं आने जाने का अधिकार, और कहीं भी निवास स्थान या बसने का अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने ऊपर पढ़ा था एक 19 का छा, कौन सा था? 19 के 1 का छा था आजीविका का। ठीक है, आजीविका प्राप्त करने का, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था आजीविका अर्जन करने की स्वतंत्रता थी, और इस पे रोक लगाने का जो आधार है वह 19 के 6 में दिया गया है। और इसके आधार क्या बताए गए हैं? इसके आधार बताए गए हैं जनहित और नैतिकता। जनहित, नैतिकता और कोई तकनीकी योग्यता। ठीक है, तो ये 3 आधार हो गए, एक तो जनहित के आधार पर, नैतिकता के आधार पर और तकनीकी योग्यता के आधार पर आजीविका के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की रोक लगाई जा सकती है। ये अनुच्छेद 19 का पूरा हमारा डिस्कस कर दिया हम लोगों ने, अनुच्छेद 19 का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अनुच्छेद 20 की ओर। देखिए, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 19 में भारत के जो निवासी हैं, भारत में जो निवास कर रहे हैं, भारत के जो लोग हैं, उनको कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इस सब का जो वर्णन है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 में अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण प्रदान किया गया है। दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण किसमें प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20 में प्रदान किया गया है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण क्लास क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 20 के 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि, किसी भी व्यक्ति के ऊपर भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि आरोपित नहीं होगी। ठीक है, आरोपित नहीं होगी। भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि का मतलब क्या होता है? भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि का मतलब होता है ऐसी विधि जो प्रेजेंट के बाद मतलब भविष्य में बनाई गई हो और किसी पास्ट के कृत्य के ऊपर अप्लाई की जा रही हो, उसको कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। मतलब किसी भूत मतलब
पिछले किसी कृत्य पर आरोपित की जा रही हो, उसको लक्षित किया जा रहा हो, उस विधि को कहते हैं भूत लक्षी प्रभाव वाली विधि। मतलब उसको आरोपित नहीं किया जा सकता है, केवल उसी विधि के तहत केवल दंडित किया जा सकता है जो उस कृत्य के पहले बनी हो। जैसे अगर किसी को मारने की कोई सजा अगर 2 साल पहले बनाई गई है और वह आज दोषी ठहराया जाता है, तो उसको उस विधि के तहत दोषी ठहराया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, लेकिन भविष्य की किसी विधि के तहत उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है भूत लक्षी प्रभाव वाली विधि। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 20 का 2। अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को एक प्रकार के दोष के लिए या एक प्रकार के कृत्य या अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है, उसको दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। जैसे अगर हाई कोर्ट उसको दंडित कर देता है तो उसी कृत्य के लिए सुप्रीम कोर्ट दंडित नहीं करेगा, और अगर जिला न्यायालय एक कृत्य के लिए दंडित कर देता है तो हाई कोर्ट उसी कृत्य के लिए दोबारा दंडित नहीं करेगा। इसका तात्पर्य है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के 2 में। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 20 का 3। देखिए अनुच्छेद 20 का 3 क्या है, इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए स्वयं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 20 के 3 में प्रावधान किया गया है और उसको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये हमारे अनुच्छेद 20 के तीनों जो आर्टिकल हैं क्लियर कर लिया हम लोगों ने, 20 का 1, 20 का 2 और 20 का 3। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस तरह से याद करने की आवश्यकता नहीं कि 20 के 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। आवश्यकता है इन तथ्यों को समझने की कि संविधान में ऐसी ऐसी बातें भी कही गई हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की बात की गई है। ठीक है, जीवन का अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 21 में। इसमें 2 महत्वपूर्ण केस हुए, कौन कौन से? पहला है गोपालन केस, मतलब एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, कौन सा केस था? गोपालन केस था 1950 का। कब? 1950 का गोपालन केस था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन के अधिकार का तात्पर्य जीने से है। केवल किससे है? जीवन के अधिकार का तात्पर्य केवल व्यक्ति के जीवित रहने से है। ठीक है, और वहीं जब दूसरा केस आया मेनका गांधी का 1978 में, मेनका गांधी केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब है, जीवन के अधिकार का तात्पर्य, यहां परिभाषा बदल दी और क्या कहा? जीवन के अधिकार का मतलब एक गरिमामय और मानवीय जीवन का अधिकार। ठीक है, कौन सा? गरिमामय और मानवीय जीवन का अधिकार है। मेनका गांधी केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट में जीवन के अधिकार की परिभाषा को परिवर्तित करते हुए क्या कहा कि जीवन का अधिकार केवल जीने से नहीं है बल्कि गरिमामय और मानवीय जीवन जीने से है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या की गई। अब देखिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए। जैसे
स्वच्छ वातावरण का अधिकार, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु, ठीक है, स्वच्छ वायु, नींद का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 21 में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार वृहद रूप से अनुच्छेद 21 की व्याख्या की है। ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 21(1) इस समय एक विस्तृत व्याख्या के साथ संविधान में मौजूद है। अब हम लोग अनुच्छेद 21 का देखते हैं। अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 के का में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। और ये जो अनुच्छेद 21 का है, ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, कब, अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह है अनुच्छेद 21 का। आज हमारा स्वतंत्रता के अधिकार का अंतिम महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 22 में। और इसके 3 प्रमुख प्रावधान बताए गए हैं अनुच्छेद 22 के 1 एवं 22 के 2 में। 2 महत्वपूर्ण प्रावधान बताए, 3 महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अधिकारों की चर्चा की गई। कौन कौन सा? गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, अपनी रुचि के वकील से सलाह मशवरा करके उसको कोर्ट में उसके साथ समक्ष प्रस्तुत करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 22 में। तीसरा क्या कहा गया है? तीसरा कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति की जाएगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हमारे 3 इसके तत्व हो गए कि अनुच्छेद 22 के 1 और 2 में जो व्याख्या की गई है, इसमें कहा गया है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो, और उसे अपनी रुचि के वकील से सलाह मशवरा करने का अधिकार प्राप्त होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसे 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के अंदर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 22। अब हम लोग देखते हैं ये निरोध का क्या तात्पर्य है। जो निरोध यहां पर लिखा गया है ये क्या है? साथियों, निरोध 2 प्रकार का होता है। देखिए, निरोध 2 प्रकार का होता है। कौन सा? पहला हो गया दंडात्मक निरोध और दूसरा हो गया निवारक निरोध। ठीक है, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध। यह दंडात्मक निरोध क्या होता है? यह दंडात्मक निरोध तब किसी व्यक्ति पर अप्लाई किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध को कर ले, अपराध के पश्चात। ठीक है, यह है दंडात्मक निरोध। और जब किसी व्यक्ति पर अपराध के पूर्व
अपराध के पूर्व केवल आशंका के आधार पर, आशंका के आधार पर, अपराध के पूर्व किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? निवारक निरोध। इसको क्या कहते हैं? निवारक निरोध कहते हैं। और जब अपराध के पश्चात गिरफ्तार किया जाता है तो इसको कहते हैं दंडात्मक निरोध। और इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित दो प्रावधान हमारे देश में जो लागू हैं वह है, पहला है रासुका। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यह पहला एक महत्वपूर्ण कानून है जो 1980 में बनाया गया था। और यह इन्हीं प्रकार के कृत्यों को जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है, जो आतंकवादी या राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता से की संभालने के लिए, इसके लिए यह रासुका